जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग जनन चैप्टर पढ़ रहे हैं और जनन में हम लोग पहले पार्ट में पढ़ लिए कि किस तरीक़ा से डिफरेंस है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फिर दूसरे पार्ट में हम लोग पौधा में जनन किस तरीक़ा से होता है इसके बारे में जाने। और ये तीसरा पार्ट है इस वीडियो का। अगर आपने वो दो पार्ट नहीं देखा है तो पहले जा कर के वो दोनों पार्ट देख लें। और ये हम लोग पढ़ते हैं मानव में जनन, ठीक है, यानी हम लोगों में जनन किस तरीक़ा से होता है, ठीक ना, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस की अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में अगर ह्यूमंस को देखें तो ये पहला चीज़ कि ह्यूमंस जो होता है वो एक लिंगी होता है। कैसा होता है? एक लिंगी। एक लिंगी कहने का अर्थ है कि नर के पास नर सेक्सेस होगा, ठीक है, और मादा के पास मादा होगा, यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। यानी एक व्यक्ति के पास एक ही लिंग होगा जो उसी को क्या बोलेंगे? एक लिंगी। यानी हमारे पास नर वाला लिंग है तो ठीक है, मादा के पास मादा वाला लिंग हो तो एक लिंगी बोलेंगे। किसको बोलेंगे? जिसके पास एक ही तरह के लिंग होंगे उसको एक लिंगी में आ जाएगा, ठीक है। इसमें अगर विभाजन की बात करें तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या चीज़? अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस जिसको बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी आधा आधा का विभाजन होता है। अगर सेल्स इस तरीक़ा से क्रोमोजोम अगर डिवाइड होते हैं तो 46 क्रोमोजोम होते हैं, तो 23 मेल में से और 23 फीमेल में से क्रोमोजोम आते हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। नर के पास जो सेल्स होते हैं उसको नर युग्मक बोलते हैं, ठीक है, उसको स्पर्म के नाम से जानते हैं, नर युग्मक, ठीक है। नर युग्मक सेल्स स्पर्म के नाम से जानते हैं और स्पर्म को हिंदी में शुक्राणु कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, शुक्राणु। जो मानव में सबसे छोटा कोशिका भी होता है, छोटा सेल्स होता है। अगर वही हम मादा युग्मक की बात करें तो मादा में मादा युग्मक पाया जाता है, मादा के अंदर मादा युग्मक, ठीक है, और मादा युग्मक पाया जाता है तो उसमें जो होते हैं वो ओवम होते हैं और ओवम को हिंदी में अंडाणु बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेल्स ये होते हैं। अब अगर हम बात करें तो ये किस उम्र से स्टार्ट हो जाएगा कोई भी जनन क्षमता, तो जनन का भी एक एज होता है। उस एज को हम लोग प्यूबर्टी बोलते हैं। क्या चीज़ बोलते हैं? प्यूबर्टी। जिस एज में मानव जो है जनन करना स्टार्ट करते हैं, यानी जनन करने योग्य हो जाए, उस एज को हम लोग प्यूबर्टी बोलते हैं, ठीक है, यौवनारंभ बोलते हैं, यौवनारंभ, ठीक ना। लगभग इस एज को हम लोग 12 वर्ष मान लेते हैं कॉमनली, ठीक है। लड़की में 1 आध साल कम होता है, ठीक है। तो कॉमनली हम लोग 12 वर्ष इस एज को मान लेते हैं। यानी जिस एज में जनन क्षमता जनन करने योग्य हो जाए मानव, उस एज को हम लोग प्यूबर्टी बोलते हैं। और उस अवस्था को हम लोग किशोरावस्था बोलते हैं। उस अवस्था को क्या बोलते हैं? किशोरावस्था, ठीक ना, एडोलेसेंस, ठीक है बच्चों। अब इस किशोरावस्था जैसे ही आपका आएगा, प्यूबर्टी आएगा, तो आपके शरीर में कुछ ना कुछ चेंजेज आने शुरू होंगे, लक्षण आने शुरू होंगे कि नर में नर वाला लक्षण आने शुरू होंगे और मादा में मादा वाला शुरू होंगे। नर जो होंगे, ठीक है ना, मेल जो होंगे उसमें शुक्राणु बनना स्टार्ट हो जाएगा इस अवस्था में, और फीमेल जो होंगे उसमें ओवम बनना स्टार्ट हो जाएगा, ओवरी से ओवम निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस किशोरावस्था में और भी चेंजेज आते हैं। ये तो मेन जो हुआ एकदम प्राइमरी जो हुआ, ठीक है, कि नर से स्पर्म आएंगे और इससे और भी कुछ सेकेंडरी चेंजेज भी आते हैं। जैसे अगर नर को देखें तो नर में चेंजेज, दाढ़ी का उगना हो गया, छाती पे बाल आना हो गया, आँखों में बाल हो गया, तो ये सब चेंजेज भी आते हैं। तो ये सब चेंजेज भी इसी में आते हैं। तो ये सेकेंडरी चेंजेज हो गए, ठीक है ना। आवाज़ का भारीपन हो गया, तो ठीक है। उसी तरीक़े से अगर लड़की में भी बात करें तो लड़का में ये कंधा का ज़्यादा चौड़ाई, लड़की में कम चौड़ाई बढ़ता है, ठीक ना। वहीं अगर लड़की में बात करें तो फीमेल में बात करें तो वो सबका दाढ़ी नहीं आती है, ठीक है। तो ये सब चेंजेज होते हैं। वो सबके छाती पे बाल नहीं आता है,
ठीक है। तो कुछ चेंजेज आवाज़ में थोड़ा सा उस सबका भी भारीपन आता है, तो कुछ चेंजेज उसमें भी आते हैं, ठीक है। छाती में उभार आना शुरू होता है, ठीक है। निपल्स वगैरह पे दाग आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब चेंजेज आने शुरू होते हैं और ये ही चेंजेज कहलाते हैं, प्यूबर्टी कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझते हैं सबसे पहला चीज़ कि अगर मान लीजिए कि जनन करने के लिए नर जनन अंग जो प्राइमरी जनन अंग है ये है, और मादा में मादा जनन अंग है, ठीक है। तो नर जनन अंग में कभी भी ये नहीं समझिएगा कि ये जो पेनिस है ये बहुत प्राइमरी रोल निभाता है, ठीक ना। ये सिर्फ ये डिलीवर करने के लिए है कि इससे स्पर्म निकले तो वो माता के शरीर में पहुंचा सके, ये डिलीवर करने के लिए, ये प्राइमरी ऑर्गन नहीं है, ठीक ना। प्राइमरी ऑर्गन जो है आपका ये टेस्टिस है, ठीक है। टेस्टिस में एक तरह का हार्मोन बनता है, टेस्टिस को हिंदी में वृषण बोलते हैं, और टेस्टिस में एक तरह का हार्मोन बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इसके अंदर एक हार्मोन बनता है, और ये हार्मोन जो होता है इसके जरिए शुक्रवाहिका इसको बोलते हैं, इंग्लिश में वैस डिफरेंस बोलते हैं, और इसके जरिए ये शुक्राणु इस तरीक़ा से पहले इसके पास जाता है, ठीक ना, इसके पास। चूँकि ये घूम करके जाता है तो इस फिगर में क्लियर नहीं दिख पाया है। तो ये वृषण से जो शुक्राणु निकलते हैं, स्पर्म, यहीं पे स्पर्म का निर्माण होता है। टेस्टोस्टेरोन जो है स्पर्म बनाता है, ठीक ना, वही सारा। तो वृषण टेस्टिस स्पर्म बनाया, तो स्पर्म जो जाएगा किसके जरिए जाएगा? इस शुक्रवाहिका के जरिए जाएगा, और इस तरीक़ा से ये पाइप जो है ना इस तरीक़ा से घूम करके आया है शुक्राशय के पास, और फिर घूम करके कहाँ गया है? ये वाला प्रोस्टेट ग्लैंड के पास, पुरस्थ ग्रंथि इसको हिंदी में बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, प्रोस्टेट, ठीक है। तो ये नर जनन अंग के बारे में कि सबसे पहले वृषण, यहाँ पे क्या बनता है? स्पर्म बनता है। ये स्पर्म को शुक्रवाहिका के जरिए, इसके जरिए ले जाया जाता है इस स्पर्म को। तो हम लोग नर जनन अंग समझ लेते हैं कि नर जनन में अंग क्या होता है। तो नर जनन का जो मुख्य अंग है ये टेस्टिस है, ठीक ना। सबसे प्रमुख क्या है? टेस्टिस है सबसे प्रमुख। अगर जनन अंग की बात करें इसमें प्रमुख, तो वो आ जाएगा टेस्टिस, ठीक ना। इसको हिंदी में वृषण बोलते हैं, और ये एक जोड़ा होता है। एक जोड़ा कहने का मतलब, ठीक ना, दो होता है, एक इधर साइड एक इधर साइड, आप लोग देख रहे होंगे। और ये प्रमुख इसलिए है क्योंकि इसी में शुक्राणु का निर्माण होता है। तो टेस्टिस में क्या चीज़ का निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण यहीं पे होता है, टेस्टिस में, ठीक है। इसलिए इसको सबसे प्रमुख जननांग माना गया है, टेस्टिस को, ठीक ना। और ये उदर गुहा के बाहरी ओर लोकेट होता है, बाहर की तरफ, ठीक ना। तो ये देखिए लगभग सभी अंग को अंदर की तरफ लोकेट किया गया है, लेकिन इस अंग को बाहर की तरफ लोकेट किया गया है क्योंकि इसको टेस्टिस में शुक्राणु बनने के लिए टेम्परेचर कम की ज़रूरत होती है। टेम्परेचर क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? टेम्परेचर कम चाहिए, ठीक ना, इसलिए इसको बाहर लोकेट किया गया है, ठीक है। बहुत कम टेम्परेचर होता है। सबसे प्रमुख जननांग टेस्टिस है, इसी में शुक्राणु बनते हैं, इसलिए बहुत ही हो जाता है। टेस्टिस जिसके अंदर होता है, अंदर पैक होता है इस टेस्टिस, इसको बाहर वाला भाग को, तो इसको हम लोग स्क्रोटम कहते हैं, इस बाहर वाले भाग को। टेस्टिस जिसके अंदर होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखें कि टेस्टिस किसके अंदर होता है? तो स्क्रोटम कवरिंग भाग है। अब यहाँ पे शुक्राणु बनने के बाद ये शुक्राणु जाएगा, तो शुक्राणु जाता है इस शुक्रवाहिका के रास्ते से, शुक्रवाहिका के रास्ते से आगे बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। तो शुक्रवाहिका अगर देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है शुक्रवाहिका, ये लगभग इसकी जो लंबाई होती है ये 25 सेंटीमीटर शुक्रवाहिका की लंबाई होती है। और ये शुक्रवाहिका जो होता है ना संकुचनशील होता है, ठीक ना। ये कैसा होता है? संकुचनशील होता है, और इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। ये पूरा इस तरीक़ा से लूप बनाता हुआ इस तरीक़ा से, ठीक है। मूत्र नली हो, पहले मूत्राशय के पास नहीं, पहले यहाँ पे जाता है, मूत्र नली के पास पहुँचता है, फिर वापस आता है ना, तो इससे शुक्राशय से मिलता है। पहले इस तरीक़ा से जाता है और ये वापस आते हुए शुक्राशय से मिलता है, और फिर जा कर के यहाँ पे एक प्रोस्टेट ग्लैंड है, इससे मिल जाता है, लूप बनाता है ऐसे गोल घूम करके, ठीक है।
तो पहले की शुक्रवाहिका से होते हुए इस तरीक़ा से, ठीक ना, मूत्र नली, इसको मूत्र मार्ग बोलते हैं या मूत्र नली बोलते हैं, ये वाला बीच वाला भाग से, जिससे मूत्राशय में से मूत्र जिस रास्ते से आता है उसको मूत्र नली बोलते हैं। और ये मूत्र नली से फिर इधर की तरफ जाता है, शुक्राशय से मिलता है और यहाँ पर आकर प्रोस्टेट ग्लैंड से मिल जाता है ये शुक्रवाहिका। तो शुक्रवाहिका फाइनली कहाँ पे मिल गया? प्रोस्टेट ग्लैंड के पास। प्रोस्टेट ग्लैंड को हिंदी में पुरस्थ ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। फिर ये प्रोस्टेट ग्लैंड से जस्ट नीचे देखें तो एक काउपर ग्रंथि, हम सभी का काम समझते हैं, पहले ये समझ लीजिए कि नीचे की तरफ क्या है, काउपर ग्रंथि है, और फिर इसके नीचे ये वाला एक मूत्र मार्ग है और इसी के जरिए ये स्पर्म बाहर आ जाता है। तो हम बारी बारी से समझते हैं शुक्रवाहिका के बारे में। सबसे पहले कि शुक्रवाहिका क्या है? 25 सेंटीमीटर लंबी नली है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर शुक्राशय के बारे में समझते हैं तो शुक्राशय जो है ये रास्ता में मिलता है, शुक्राशय सेमिनल वेसिकल, ठीक ना। वहाँ पर कुछ उसमें मिल जाता है और उसमें गंध भी होता है शुक्राशय में, ठीक ना। तो यहाँ पर आप समझिए कि पुरस्थ ग्रंथि और पुरस्थ ग्रंथि से जस्ट नीचे काउपर ग्रंथि होता है और ये काउपर ग्रंथि से मूत्र नली होते हुए और इसी रास्ते से स्पर्म भी निकलता है, ठीक है, सीमेन भी निकलता है, वीर्य भी निकलता है और इसी रास्ते से मूत्र भी निकलता है, दोनों इसी रास्ते से निकलता है, ठीक है। शुक्राशय से निकलता है शुक्राशय नाम का एक द्रव। शुक्राशय क्या निकलता है? शुक्राशय द्रव निकलता है शुक्राशय से, ठीक है। पुरस्थ ग्रंथि से पुरस्थ द्रव निकलता है। कौन सा द्रव निकलता है? पुरस्थ, प्रोस्टेट फ्लूइड निकलता है, पुरस्थ द्रव निकलता है, ठीक है, पुरस्थ द्रव। तो होता कौन चीज़ है कि देखिए जब यहाँ से शुक्राणु आया और इस तरीक़ा से गया तो शुक्राशय से उसको मिल गया शुक्राशय द्रव और पुरस्थ द्रव से, पुरस्थ ग्रंथि से मिल गया पुरस्थ द्रव, और ये तीनों मिल करके सीमेन का निर्माण करते हैं, वीर्य का निर्माण करते हैं। जो सीमेन होता है उसमें तीनों होते हैं, स्पर्म भी होते हैं, शुक्राशय द्रव भी होते हैं, सेमिनल फ्लूइड भी होते हैं और प्लस साथ ही साथ प्रोस्टेट फ्लूइड भी होते हैं। ये तीनों तरह के चीज़ इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, प्रोस्टेट फ्लूइड भी पाए जाते हैं। और तीनों जब यहाँ पर आते हैं तो इसी रास्ते से बाहर निकल करके और फिर इस पेनिस के द्वारा हम लोग कहाँ पे डिलीवर कर देते हैं? उस फीमेल के अथी में, वेजाइना में इसको डिलीवर कर देते हैं, इस स्पर्म को वहाँ पे पहुँचा देते हैं। और वहाँ पे होता है स्पर्म पहुँचा देते हैं तो वहाँ पे अंडाणु होता है और वो दोनों के साथ मिल करके क्या चीज़ का काम कर लेगा? फर्टिलाइजेशन का काम कर लेगा, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में समझ चुके हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बारी बारी से इस प्रोस्टेट ग्लैंड को देखें, यहाँ से प्रोस्टेट ग्लैंड को, तो प्रोस्टेट ग्लैंड से जो पुरस्थ द्रव निकला है इसमें पुरस्थ द्रव में गंध होता है, जिसके कारण अगर वो बाहर निकलेगा तो महकता भी है, तो उसमें गंध भी होता है क्योंकि पुरस्थ द्रव में क्या होता है? गंध होता है। और पुरस्थ द्रव की संख्या जो होता है आप दोनों तरफ देख सकते हैं कि छोटा छोटा ग्रंथि है, ठीक ना, 2 ग्रंथि है, दाएं और बाएं तरफ दोनों तरफ जुड़ा हुआ है, तो पुरस्थ ग्रंथि है। और ये पुरस्थ ग्रंथि से एक द्रव निकलता है, जो द्रव क्या होता है? महकता है, और वहाँ पर 3 द्रव मिल करके निर्माण कर लेता है सीमेन का, और वो सीमेन महकता भी है। क्यों महकता है अब इसके बारे में समझ चुके हैं। अब उसके जस्ट नीचे आएंगे तक काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि का भी कुछ ना कुछ काम होगा। तो काउपर ग्रंथि से जो चीज़ निकलता है वो बेसिक, ठीक ना, बेस टाइप का फ्लूइड निकलता है। बेस कहने का मतलब क्षारीय निकलता है, क्षारीय द्रव निकलता है। और इसका काम क्या होता है क्षारीय द्रव का? क्योंकि जब हम लोग फीमेल के वेजाइना में जब इसको इंटर कराएंगे वहाँ पे, तो इसको इंटर कराते हैं तो उस समय खुजलाहट वगैरह नहीं हो, ठीक है, इसलिए इससे एक क्षारीय द्रव भी यहाँ पे स्रावित होते रहता है। और अगर मान लीजिए कि पेशाब वगैरह भी करते हैं कोई भी चीज़ तो उसमें खुजलाहट वगैरह नहीं आए, तो यही काउपर ग्रंथि का काम है कि उसमें खुजलाहट वगैरह नहीं आए। उसमें क्या पाया जाता है? क्षारीय द्रव उससे निकलते रहता है, जिसके कारण ये वाला रास्ता में खुजलाहट नहीं हो। तो काउपर ग्रंथि से क्या निकलता है? क्षारीय द्रव निकलता है। ग्लैंड से हमेशा कोई ना कोई चीज़ स्रावित होगा। जब भी ग्लैंड के बारे में ग्लैंड आएगा, ग्रंथि शब्द आएगा, मतलब समझ जाना है कि कुछ ना कुछ उससे क्या हो रहा है? स्रावित हो रहा है। तो इस काउपर ग्रंथि से एक क्षारीय द्रव स्रावित होता है जो मूत्र मार्ग में खुजलाहट को क्या करता है? कम करता है। और संभोग के समय में भी वहाँ पर भी उसके अम्लीयता को क्या करता है? नष्ट करता है। वहाँ पे वेजाइना में जो अम्लीयता होता है उसको नष्ट करने का काम भी
ये काउपर ग्रंथि करता है। तो आप उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर समझ चुके होंगे। और ये पेनिस है, ये बेलाकार संरचना होता है, ठीक है। इससे हम लोग मादा के शरीर में स्पर्म डिलीवर करने का काम आता है। तो आप इसको समझ चुके होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक त्वचा का ढीला आवरण भी होता है, ये बाहर देख सकते हैं, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछ देता है। तो इसको बोलते हैं प्रियूपस, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रीपियूस बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं? प्रीपियूस बोलते हैं। तो इस टर्म को भी याद रख लेंगे, ठीक है। यहाँ एक ढीला त्वचा होता है, ठीक ना, उस ढीला त्वचा को क्या बोलते हैं? प्रीपियूस। ये एग्जाम में पूछा हुआ टर्म है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक। तो अब समझते हैं मादा जनन अंग के बारे में। बोर्ड को इधर से इरेज करते हैं, ये वाला आप समझ चुके होंगे। तो आप समझते हैं मादा जनन अंग के बारे में, फोटो पिक्चर बना लेते हैं इसको इरेज करके। तो ये मादा जनन अंग है, ठीक है, मादा जनन अंग। इसके बारे में समझते हैं मादा जनन अंग क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा कि नर जनन अंग में जो प्रमुख है वो है टेस्टिस। उसी प्रकार से यहाँ जो प्रमुख है वो है अंडाशय, ये वाला अंडाशय, ठीक है। अंडाशय ही पूरा तरीका से रोल निभाता है। और अंडाशय एक प्रकार का ये ग्रंथि है, तो इससे कोई ना कोई चीज़ निकलेगा भी, ठीक है। अंडाशय में ही निर्माण होता है अंडाणु का, ओवम का निर्माण होता है। अंडाशय में ही क्या चीज़ का निर्माण होता है? ओवम का निर्माण होता है। और ये ओवम जो है, ये देखिए, ये वाला पहले अंग समझते हैं। तो इसमें कौन कौन सा अंग होता है? तो अंडाशय होता है, ओवरी होता है, ये मेन होता है फैलोपियन ट्यूब यानी फैलोपियन नलिका, और ये गर्भाशय होता है, और ये वेजाइना होता है, और ये वल्वा होता है, मेन अंग, ठीक है। अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब लाइन से याद करेंगे, गर्भाशय, योनि और वल्वा, ये प्रमुख 4 अंग है। 1 2 3 4 5 अंग है, ठीक है। तो ये मेन अंग याद रखेंगे। तो एक स्त्री में अंडाशय की जो संख्या होती है दोनों तरफ होती है, तो ये अंडाशय, और इसमें जो अंडाणु होगी, ओवम होगी, वो बहुत सारे अंडाणु होंगे, ठीक है। तो अब अगर बात करें तो अंडाशय के बारे में बात करें तो अंडाशय जो होता है एक झिल्ली से कवरिंग होता है। क्या चीज़ से कवरिंग होता है? एक झिल्ली से। उस झिल्ली का नाम है पेरिटोनियम की झिल्ली। कौन सा झिल्ली? पेरिटोनियम। और ये याद रखना उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में उतना पूछा भी नहीं जाता है, ठीक ना। उससे एक कवर होता है। अंडाशय का जो ये दीवार बना होता है, ये एक संयोजी उत्तक का बना होता है, ठीक है। याद रखेंगे, संयोजी उत्तक का बना होता है। तो अंडाशय में क्या चीज़ का निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है, ये आप याद रखें। और यही अंडाणु धीरे, ये अंडवाहिनी का शीर्ष जो है ये अंडाणु को खींच लेता है, ठीक ना। एक बार में एक ही अंडाणु निकलते हैं, एक बार इधर से निकलेंगे तो अगली बार इधर से अंडाणु का निर्माण, ठीक है। हर बार एक परिपक्व अंडाणु जब मैच्योर हो जाता है तो एक अंडाणु इधर से निकल जाते हैं और फैलोपियन ट्यूब के पास पहुंच जाते हैं। फिर अगली बार जब अंडाणु निकलेंगे तो वो इधर से निकल करके फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं, ठीक है। और फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म का क्या करते हैं? इंतजार करते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब के बारे में अगर जाने तो फैलोपियन ट्यूब को अगर ध्यान से देखें तो एक पाइप के आकार का है, ठीक ना, ठीक है। एक चौड़ा कीप के आकार का है, ठीक है, इसलिए इसको ट्यूब बोला गया है, फैलोपियन ट्यूब है, ठीक। फैलोपियन ट्यूब जो होता है ये संकुचनशील होता है। जैसे आप शुक्रवाहिका कैसे पढ़े, अगर उससे रिलेट करके पढ़ें तो शुक्रवाहिका की तरह समझे कि शुक्रवाहिका ही है, उसमें टेस्टिस से जो शुक्राणु बने थे उसको शुक्रवाहिका ले जाता था, इसको फैलोपियन ट्यूब ले जाएगा। ये भी संकुचनशील होते हैं, वो भी संकुचनशील होता है। ये मांसल संरचना होता है, यानी मांस का बना होता है, ठीक है। तो अंडा कहाँ पे आ गया? अंडाणु जो है ये फैलोपियन ट्यूब में आ गया। अब क्या होगा? यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब, और ये है गर्भाशय। गर्भाशय के बारे में समझ लेते हैं। जिस समय यहाँ पे अंडा जो होता है परिपक्व होते रहता है, ठीक ना, मैच्योर होते रहता है, उस समय इसका गर्भाशय का दीवार जो है वो मोटा होते रहता है। जैसे जैसे ये परिपक्व होगा ये गर्भाशय का दीवार ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? मोटा होगा। और यहाँ पे ब्लड वेसल्स का निर्माण होते रहेगा, ठीक ना, रक्त केशिकाओं का निर्माण हो जाएगा यहाँ पे इसके दीवार पे, गर्भाशय के दीवार पे, जिसके कारण ये गर्भाशय की दीवार जो है वो मोटी हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में आ गया
स्पर्म आ गया। अब देखिए, अब नर जनन अंग में वहाँ पे स्पर्म बना, तो उस स्पर्म को पेनिस के द्वारा यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, डिलीवर कर दिया जाएगा। और चूंकि स्पर्म जो होता है वो मूवेबल होता है, चलता है, ठीक है, उसमें एनर्जी होती है। तो स्पर्म को जब यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पे एक तरह का हाइमन झिल्ली होता है। यहाँ पे क्या होता है, हाइमन झिल्ली होता है। जब पहला बार हम लोग अगर इंटरकोर्स के दरमियान जब हम लोग पेनिस को इंटर कराते हैं तो ये हाइमन झिल्ली क्या हो जाती है, पहली बार टूट जाती है, तो उस समय भी ब्लड आते हैं। ये हाइमन झिल्ली जो है चोट वगैरह लगने से भी टूट जाती है, तो ये इस झिल्ली को हाइमन झिल्ली बोलते हैं। तो जब यहाँ पे योनि पे जाने के बाद स्पर्म को यहाँ पे डिलीवर कर दिया जाता है, तो स्पर्म जो है यहाँ पे पहुँच जाता है फैलोपियन ट्यूब के पास, ठीक है। तो वहाँ पे अंडाणु पहले से होते हैं ओवम, और पहुँच गए क्या चीज़, स्पर्म। ये दोनों मिल करके, ये दोनों को मिलने की क्रिया को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या चीज़ का निर्माण करता है, जाइगोट का निर्माण करता है। क्या चीज़ को, जाइगोट का निर्माण करता है। तो ये जाइगोट का निर्माण हो जाएंगे, और फिर वही जाइगोट हम बोले थे कि जब यहाँ पे फैलोपियन जब इससे अंडाणु बनेगा तो यहाँ पे गर्भाशय की दीवार उस बच्चे के लिए क्या होते रहेगी, मोटी होते रहेगी। वहाँ पे रक्त कोशिकाओं का निर्माण होते रहेगा, रक्त कोशिकाओं का, ब्लड वेसल्स का यहाँ पे निर्माण हो जाएगा, जो आगे चल के ये जाइगोट जो है जब एम्ब्रायो बनेगा तो इस दीवार से आकर के टिप सड़ जाएगा, और यहीं पर इसको एनर्जी इस ब्लड वेसल्स से मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये चर्चा तो हो गया कि जब अगर स्पर्म पहुँचा, तब जब स्पर्म पहुंचा तो एम्ब्रायो बना, और फिर एम्ब्रायो को धीरे धीरे विकास होगा और एक बच्चे का निर्माण होगा, और इसी रास्ते से फिर वेजाइना के थ्रू ही वो बच्चा इधर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ओवम आ गया, ओवम और स्पर्म नहीं पहुंचा, ओवम आ गया और स्पर्म जो है, ओवम आया और स्पर्म नहीं पहुंचा, ठीक है। ओवम तो है ऑलरेडी और स्पर्म यहाँ से नहीं गया, ठीक है। तो अगर स्पर्म यहाँ पर नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा कि इसका तो जैसे ही यहाँ पे बनना शुरू हुआ, इसकी दीवार मोटी होती गई, गर्भाशय की दीवार, ठीक है। और जब स्पर्म नहीं पहुँचेगा यहाँ पे तो ये गर्भाशय की दीवार पर जो ब्लड वेसल्स तैयार हो गया है, वो ब्लड वेसल्स क्या होना शुरू होगा, टूटना शुरू होगा, और वो जब टूटना शुरू होगा तो वो ब्लड वेसल्स के रूप में बाहर आएगा, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं मेंसुरेशन साइकिल। क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एमसी बोलते हैं, ठीक है, मेंसुरेशन साइकिल। एक साइकिल चलते रहती है, मेंसुरल, ठीक ना, साइकिल, ठीक है। तो मेंसुरल साइकिल क्या होता है, इसको एमसी बोलते हैं, पीरियड वगैरह भी बोलते हैं, मासिक धर्म हिंदी में बोलते हैं, मासिक चक्र बोलते हैं मेंसुरल साइकिल को, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के पास अगर अंडाणु आ गया, ठीक है, तो ये अंडाणु जो होता है यहाँ पे निर्माण होता है पहला बार, यहाँ पे हो गया, तो अगर ये स्पर्म नहीं पहुँचेगा तो ये ब्लड के रूप में टूट करके वापस आ जाएगा। ये अंडाणु का निर्माण, और ये ब्लड के रूप में जब टूट करके आएगा तो 3 से 5 दिन तक ये ब्लड का फ्लो धीरे धीरे रहता है। इसी के दरमियान फिर से एक दूसरा अंडाशय से अंडाणु निकल करके इधर वाला में आ जाएंगे। अगर मान लीजिए इस बार इधर से निकला है तो इधर, और इसका निकलने का जो पीरियड होता है वो लगभग 14 दिन का होता है। कितना दिन का होता है, 14 दिन का होता है। अंडाणु का भी एज होता है कि यहाँ पर कितना दिन तक रहेगा तो अंडाणु जो है खराब नहीं, तो लगभग 36 घंटा तक ये जीवित रहता है। इसके अंदर पाया जाता है फॉलिकल्स। क्या होता है, फॉलिकल्स, और ये फॉलिकल्स से निकल के अंडाणु होते हैं। और यहाँ पर एक जब फॉलिकल्स से अंडाणु निकलते हैं तो फॉलिकल्स जो है आगे चल करके एक कॉर्पस ल्यूटियम, एक ग्रंथि बन जाती है। कौन सा, कॉर्पस ल्यूटियम। और इस कॉर्पस ल्यूटियम से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, कॉर्पस ल्यूटियम से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इसके लिए हार्मोन स्रावित होता है, उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आप समझ गए, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल लगभग 3 से 5 दिन का होता है। आगे इससे एक फॉलिकल्स निकलता है, तो फॉलिकल्स निकलने के बाद 14वें दिन फॉलिकल्स से टूटता है और फॉलिकल्स से निकलता है अंडाणु। और फॉलिकल्स का बचा भाग
ठीक ना, उससे एक पीले कलर का बच जाता है, पीला रंग का, वो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। और कॉर्पस ल्यूटियम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, ठीक ना। यही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक ना, आगे चल करके जब तक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है, जब तक इसमें गर्भ में बच्चा रहेगा तब तक इससे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलते रहता है प्रेगनेंसी के दरमियान, ठीक ना। ये लंबा समय तक निकलता है। अगर कोई नहीं हुआ तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत कम दिन में समाप्त होता है, 10-11 दिन में ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलना समाप्त हो जाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का एज जो हुआ, अगर प्रेगनेंसी हो गया तो 10 से 11 दिन, ठीक ना, 10-11 दिन, ठीक ना। प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो 10-11 दिन, और हो गया तो लगभग 3 महीना मान के चलिए, ठीक ना, 3 महीना से भी ज़्यादा, पूरे महीना, ठीक है। तो ये आप समझ चुके होंगे कि किस तरीक़ा से होता है ये पूरा चीज़, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझते हैं आगे की चीज़, ठीक है। ये आप समझ चुके हैं कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, हर एक चीज़। आगे हम एक चीज़ और समझ लेते हैं। जिस समय से ये स्टार्ट हो जाता है अंडाणु बनना, उस एज को हम लोग बोलते हैं मीनार्की, ठीक है। और जिस एज में ये समाप्त हो जाता है बनना, और मीनार्की का एज तो आप जान ही चुके होंगे, 12 वर्ष, ठीक है। और जिस एज में समाप्त हो जाता है उसको बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है। और ये लगभग 45 से 50 की उम्र में ऑटोमेटिक ये बनना समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो उस समय के बाद अब एक चीज़ और है कि अगर मान लीजिए कि स्पर्म यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो जब तक निषेचन हो जाएगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे भ्रूण बन जाएगा, तो उसके बाद इससे अंडाशय से अंडाणु बनना बंद हो जाएगा, ठीक है। और उस दरमियान में जब अंडाशय से अंडाणु बनना बंद हो जाएगा तो उस दरमियान में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का क्रिया बंद रहेगी, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल की क्रिया क्यों होती है? जब ये वाला सड़ जाते हैं, ठीक है, जब इसका कोई काम नहीं होता है, और ये 14वें दिन पर यहाँ से निकलते हैं, और लगभग 36 घंटा में अगर ये नहीं हुआ, ठीक है, तो उसके बाद 36 घंटा में अगर स्पर्म से नहीं फ्यूज हुआ तो उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये याद नहीं रखना है कि 14 दिन में इससे टूट कर यहाँ पे आते हैं, टूटते हैं, ठीक ना, फॉलिकल से टूटते हैं, परिपक्व होते हैं 14 दिन में। पूरा जो क्रिया होती है वो 28 दिन का होती है। कितने दिन की होती है? 28 दिन की पूरा क्रिया होती है। और 28 दिन का मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी इसलिए कितने दिन का होता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 दिन का होता है। हर 28 दिन के बाद आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा, ठीक ना, ये चलते रहेगा हर 28 दिन के बाद। 14 दिन के बाद यहाँ आएंगे, और उसके बाद इस फॉलिकल से टूटेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होगा। कई तरीक़ा के हैं, लगभग 11 दिन उसमें लगते हैं, ठीक है। और 36 घंटा हम बताए थे कि 36 घंटा तक अगर नहीं हुआ तो वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो लगभग इसमें भी आप 2 दिन मान लीजिए, तो लगभग 28 दिन के बाद यहाँ से ये टूटना शुरू होता है। तो एमसी का जो पीरियड हो जाएगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, वो कितने दिन का हो जाएगा? 28 दिन का हो जाएगा। तो ये सब आप उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, नर जननांग और मादा जननांग, ठीक है, किस तरीक़ा से जनन होता है। तो उम्मीद करते हैं अगर समझ गए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।